Assalamu alaikum dear students. In first very lecture we came to know what semiconductors is all about. In the second lecture we discussed Fermi level, we discussed PN junction diode, biasing of the diode and the related circuits. In today's lecture we are going to discuss resistance of the diode, special purpose diodes and a rectifier, right? So first of all, let us discuss what the resistance of diode is and how many types it has. तो अगर हम डायोड का VI ग्राफ देखते हैं, वो कुछ स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। डायोड का VI ग्राफ ये होता है, राइट, यानी कर्व्ड होता है। तो ऐसा पता चल रहा है कि इट इज नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में VI ग्राफ स्ट्रेट होता है। तो अगर ये ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा तो इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी रेजिस्टेंस अलग जगहों पे अलग होती है। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं डायोड की, इसमें दो रेजिस्टेंसेस आती हैं। वी डिफाइन स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। सो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होती है इट इज द रेजिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। किसी खास वोल्टेज के वैल्यू पे डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। या कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि डायोड को अगर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस डायोड की रेजिस्टेंस उस टाइम पे क्या होगी। ठीक, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस, मान लो मैंने ये वाला वैल्यू लिया वोल्टेज का, ये वोल्टेज का वैल्यू, इस जगह पे इस वोल्टेज के वैल्यू पे डायोड की रेजिस्टेंस क्या है, उसको कहते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। और दूसरी रेजिस्टेंस जो होगी, यानी रेजिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। और ये स्टैटिक रेजिस्टेंस अगर हम निकालना भी चाहेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे वोल्टेज क्या होगी, उस टाइम पे हम देखें करंट क्या होगी। सो VI/I रेशियो हमें उस टाइम पे देगा स्टैटिक रेजिस्टेंस। कभी कभार इसको डीसी रेजिस्टेंस भी डायोड की हम कहते हैं। उसके बाद डायनेमिक रेजिस्टेंस की ओर अगर हम आते हैं, जिसको आप AC रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस हम किसी इंटरवल में निकालते हैं, किसी वोल्टेज गैप में हम निकालते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक, ये वैल्यू से ये वैल्यू तक, वोल्टेज के V1 से V2 वैल्यू तक, राइट, यहां V1 पे सपोज करंट है I1 और V2 पे सपोज करंट है I2। तो इस रेंज में इस डायोड की रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं होगी, ये तो वेरिएबल होगी। बट अगर आप इस रेंज में एवरेज रेजिस्टेंस निकालोगे, इस रेंज में एवरेज रेजिस्टेंस को हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होती है, AC रेजिस्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं, वो होगा बराबर चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। यानी कहने से RAC होगा डेल्टा V बाई डेल्टा I। चेंज इन वोल्टेज मीन्स V फाइनल माइनस V इनिशियल, या V2 माइनस V1 भी आप कह सकते हैं। V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1, राइट। सो रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स हमने पढ़े, दो टाइप, स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड AC रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू पे डिफाइन होती है। उस टाइम पे वोल्टेज क्या है, उस टाइम पे करंट क्या है, उनको डिवाइड कर लो। और AC रेजिस्टेंस अगर आपने निकालनी है तो ये किसी रेंज में होगी, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट विल गिव द AC रेजिस्टेंस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। Suppose we have given VI graph for a forward biased diode. This is I and this is V. ये आपका सपोज ग्राफ दिया गया है। तो हमने क्या है, हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ये वोल्टेज सपोज 0.7 वोल्ट है। यहाँ पे वोल्टेज का और एक वैल्यू दिया गया है, लेट अस सपोज इट इज 2.7 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे करंट दी गई है 10 मिली एम्पियर और इस वोल्टेज के वैल्यू पे करंट दी गई है 30 मिली एम्पियर। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड अ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन रीजन AB।
ए बी रीजन में। अब चूंकि हर जगह अलग अलग रेजिस्टेंस होगी तो एवरेज रेजिस्टेंस की बात चल रही है। सो हमने एसी रेजिस्टेंस निकालनी है। सो हाउ टू फाइंड द एसी रेजिस्टेंस? चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। तो यहां से यहां तक कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है? इट इज 2.7, इट इज 0.7। सो व्हाट इज द चेंज? 2.7 माइनस 0.7। एंड व्हाट इज द चेंज इन करंट? यहां से यहां तक 30 है, ये 10 है, तो चेंज कितना आया? 30 माइनस 10। सो दिस कम्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 20, राइट। तो चूंकि करंट मिली एम्पियर्स में है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली किलो ओम्स में आएगी, यानी इट इज 1/10 किलो ओम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो के बदले 1000 डिवाइड बाई 10, 0 0 गया, यानी 100 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरी डायोड। अब कभी कभार बुक पे आप क्वेश्चन देखोगे, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप बताइए यहां पर क्या होगी रेजिस्टेंस। तो जो इस रेंज में आपने जो ये रेजिस्टेंस निकाली, ये आप हर जगह एज्यूम कर सकते हो यही रेजिस्टेंस पॉइंट सी पे भी होगी, डी पे भी होगी, ई पे भी होगी। अब हम एज्यूम करते हैं कि इस रीजन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और वो रेजिस्टेंस ये है एवरेज रेजिस्टेंस। चलिए, सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने दो करंट्स पढ़ी थी, अगर आपको याद होंगी। हमने ड्रिफ्ट करंट पढ़ी और डिफ्यूजन करंट पढ़ी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्शन क्या होती है ड्रिफ्ट करंट की और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है। मैं यहां पे वो समझाऊंगा। डायरेक्शन ऑफ आई ड्रिफ्ट एंड आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन एंड आई ड्रिफ्ट, राइट। ये जो आपका डायोड है, ये जब बनता है उस टाइम पे, बनने के टाइम पे यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, इट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इट हैज़ गॉट पॉजिटिव पोलैरिटी, इट हैज़ गॉट नेगेटिव पोलैरिटी। तो मेजॉरिटी कैरियर्स देखिए, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं ना, इधर मेजॉरिटी कैरियर है, ये डिफ्यूज होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। सो डिफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर। सो डिफ्यूजन करंट ऐसे अगर हम समझेंगे, बट हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी डिफ्यूजन अगर ऐसे हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट लेंगे। सो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है ये याद रखेंगे, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आ रहा है, बट करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के हम ऑपोजिट दिखाते हैं, यानी फ्रॉम डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी टू एन साइड, राइट। पॉइंट नंबर 2, ड्रिफ्ट करंट जो होती है, ड्रिफ्टिंग में हमने देखा इलेक्ट्रॉन जो है इसका माइनॉरिटी कैरियर पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी ओर खींच लेता है, यानी ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट ये डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम दिस वेरी डायरेक्शन। सो जो ड्रिफ्ट करंट है, जो ड्रिफ्ट करंट है, इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट इधर हो रहा है बट करंट की डायरेक्शन हम इधर दिखाएंगे, यानी एन टू पी साइड। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। कोई पूछेगा डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पी से एन डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन होती है। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, एन टू पी होती है। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे कन्वे करना चाहूँगा, देखिए एक्चुअली हो क्या रहा होता है। अगर हम मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक डायोड लिया, दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड। मान लो बायसिंग हमने कर दी, फॉरवर्ड बायसिंग पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव। एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा होता है, एक्चुअल में एन साइड पे बॉन्ड ब्रेक होता है। बेसिकली बॉन्ड जब ब्रेक होता है, यहाँ एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, पीछे होल बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है इधर की ओर। मेजॉरिटी कैरियर है ना, नया मेजॉरिटी कैरियर बन गया, ये डिफ्यूज होता है इधर की ओर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज होगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, होल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल खींच लेता है। इधर से इधर आया हुआ इलेक्ट्रॉन वो इस होल के साथ रिकम्बाइन वापस हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूसली बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया वो इधर जाता है ब्रोकन बॉन्ड की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। सो इन फॉरवर्ड बायस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड्स are breaking in n side and electron freed जो फ्री हो गया डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज टू पी साइड टू रिकम्बाइन, ताकि वो रिकम्बाइन हो जाए किसके साथ,
विद होल्स, होल के साथ रिकम्बाइन हो जाए। जो कहां से बना था जो होल, जो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बना था, यहां भी बॉन्ड ब्रेक होता है एट द सेम टाइम इस बायसिंग की वजह से टू रिकम्बाइन विद द होल प्रोड्यूस्ड बाय बॉन्ड ब्रेकिंग इन पी साइड। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। इसके बाद हम आते हैं स्पेशल पर्पस डायोड्स पे। डायोड को हम स्पेशली, कुछ डायोड्स हमारे पास स्पेशली डिजाइनड होते हैं जिनसे कुछ स्पेशल काम लिए जाते हैं। सो इफ वी टॉक ऑफ स्पेशल पर्पस डायोड्स, तो सबसे पहला स्पेशल पर्पस डायोड जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं एलईडी, दैट इज कॉल्ड एज लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका नाम है, ठीक है, एलईडी। सो फर्स्ट स्पेशली designed diode is LED, light emitting diode। लाइट इमिटिंग डायोड में पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, जो नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एक स्पेशली डिजाइनड डायोड होता है, इसमें बायसिंग फॉरवर्ड होती है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 2, जो लाइट बेसिकली जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं। तो जब मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं, फिर रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, मेजॉरिटी कैरियर्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, वहां पर लाइट रिलीज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस भी हम कहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, point number 2, electrical energy converted into light। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसका सिंबल जो होता है, हम ऐसे डायोड दिखाते हैं, ठीक है, और यहां से हम दिखाते हैं लाइट बाहर निकल रही है, यहां से लाइट जो है ये बाहर निकल रही होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एलईडी का, कैसा ग्राफ होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है, इसका ग्राफ बराबर वैसा ही होगा जो फॉरवर्ड बायस्ड डायोड का था, यानी ग्राफ भी अगर आप प्लॉट करेंगे इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। बट मैं ये ग्राफ 2-4 वेवलेंथ्स के लिए बनाना चाहूंगा। डिफरेंट कलर्स, ये रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, यानी ये डायोड्स हैं जो इमिट कर रहे हैं ये वाले कलर्स। तो एक पॉइंट आपने नीट एग्जाम के लिए याद रखना होगा कि जो डायोड इमिट कर रहा होता है हाईएस्ट वेवलेंथ यानी रेड, उसका पहले ही ब्रेक डाउन हुआ है। सो हाईएस्ट कलर का जो डायोड इमिट कर रहा है रेड कलर, उसका पहले ही ब्रेक डाउन हो गया। जो डायोड इमिट कर रहा है येलो कलर, उसका इसके बाद ब्रेक डाउन हो गया, एंड सो ऑन। यानी जब आप यहां से यहां की ओर जाओगे वेवलेंथ घटेगी। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी डायोड्स होते हैं जो कलरलेस लाइट इमिट करते हैं, इंफ्रारेड लाइट। तो अगर हम वो भी दिखाना चाहेंगे, वो भी आप यहां पे बना सकते हैं। दिस इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज, ठीक है। देखिए, जो डायोड इमिट कर रहा है रेडियो वेव्स, उसका सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, बिकॉज रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। जो डायोड इमिट कर रहा है माइक्रोवेव, उसका उसके बाद ब्रेक डाउन होगा। जो डायोड इमिट कर रहा है इंफ्रारेड, ठीक है, इट इज़ इंफ्रारेड वेव्स, उसका उसके बाद ब्रेक डाउन होगा। यानी जब आप यहाँ से यहाँ की ओर जाओगे वेवलेंथ घट जाती है, इसलिए उस डायोड जो डायोड इमिट कर रहा है हाईएस्ट वेवलेंथ, उसका सबसे पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास स्पेशली ये जो एलईडीज होते हैं, आपने देखा होगा कि एलईडीज डिफरेंट कलर्स की लाइट्स इमिट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास गैलियम आर्सेनाइड का डायोड होगा, ये याद रखेंगे, वो इमिट करता है इंफ्रारेड लाइट। ये इमिट करता है कौन सी लाइट? इंफ्रारेड लाइट,
ठीक है। सो अगर आपके पास गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का डायोड होगा, ये इमिट करता है ऑरेंज एंड येलो लाइट्स, ये इमिट करते हैं। ठीक है। गैलियम फास्फाइड डायोड अगर आपके पास होगा वो इमिट करता है रेड लाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। सो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। एलईडी में क्या क्या होता है? एलईडी में सबसे पहले इसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। एलईडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट में, इसका सिंबल आप याद रखेंगे। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछा जा चुका है ये ग्राफ वहां पे, लेकिन ये वाले नहीं थे, ये वाले थे RYGB, वो वेब गायर आप याद रखेंगे। ठीक है। लास्ट में पहले ही रेड, फिर लास्ट में वो वाले कलर्स। उसके ये अगर डायोड्स इस इन मटेरियल्स के बने हैं, ये वाला डायोड अगर गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ है वो इमिट करता है इंफ्रारेड लाइट, ये वाला ऑरेंज और येलो लाइट, और ये वाला और रेड लाइट इमिट करता है। ओके, तो हम जाते हैं अब इसके दूसरा स्पेशल पर्पस डायोड हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं जीनर डायोड। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीनर डायोड से बेसिकली एक सर्किट भी होता है। सेकेंड टाइप इज जीनर डायोड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट जीनर डायोड के बारे में, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। पॉइंट नंबर 1, एक तो रिवर्स बायस में हम ऑपरेट करवाते हैं और ब्रेक डाउन के टाइम पे ऑपरेट करवाते हैं, यानी जब इसका ब्रेक डाउन हुआ होता है। ठीक। पॉइंट नंबर 3, इसको हम इससे खास काम लिया जाता है। ये जो आपका जीनर डायोड है, ये खास काम इससे लिया जाता है, और वो काम है वोल्टेज रेगुलेशन। ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है लोड रेजिस्टर्स को, राइट। सो पॉइंट नंबर 1, ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस एंड ब्रेक डाउन रीजन। पॉइंट नंबर 1, क्यों ब्रेक डाउन रीजन में हम इसको ऑपरेट करवाते हैं वो भी अभी समझ आएगा। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ही है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है लोड रेजिस्टेंस को। पॉइंट नंबर सी, इसका अगर आप सिंबल दिखाना चाहेंगे, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है जीनर डायोड का। ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने बताई। अब ये कैसे वोल्टेज रेगुलेशन करता है, उसके लिए एक सर्किट है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आप बनाते हैं। कैसे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन करता है? कभी कभार सप्लाई वोल्टेज चेंज होती है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, आउटपुट वोल्टेज पे कुछ असर पड़ने नहीं देता है। कभी कभार लोड रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, बट स्टिल ये आउटपुट वोल्टेज पे कुछ फर्क पड़ने नहीं देता है। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। सो वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट जो हमारा है वो कुछ ऐसा बनता है। चूंकि हमने इसको रिवर्स बायस में लगाना है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगना चाहिए। ठीक है। तो ये डायोड हम ऐसे दिखाते हैं। यहां पर हम एक लोड रेजिस्टेंस अटैच कर लेते हैं, यहां हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है। ये रेजिस्टेंस बड़े काम का है, इसका भी अपना काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जीनर डायोड है ये वर्क कर रहा है ब्रेक डाउन रीजन में। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे रिवर्स बायस डायोड का VI ग्राफ, तो ये है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसका ग्राफ ये होता है। ठीक है। तो ये काम का तब होता है जब ब्रेक डाउन हुआ होता है। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब ब्रेक डाउन हुआ होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, फिर यही रहती है। करंट का कुछ भी वैल्यू आ सकता है। For any value of the current flowing through the diode, voltage across the diode remains constant, और वही सेम वोल्टेज आउट इसके अक्रॉस भी होती है, चूंकि ये पैरेलल में है। जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगी ब्रेक डाउन वोल्टेज, वही आउटपुट वोल्टेज हमारी बन जाती है, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब देखिए 2 चीजें हो सकती है इसमें। मान लो सप्लाई वोल्टेज चेंज हो गई, इस पॉइंट को समझना। सप्लाई वोल्टेज अगर बढ़ गई, अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ गई तो ये वाली करंट भी बढ़ेगी। तो अगर ये करंट बढ़ गई, वो अगर यहां से जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज जो कि होगा IL, सपोज लोड करंट है IL, आउटपुट वोल्टेज जो होगा इट इज इक्वल टू IL/RL, है ना। तो देखो ये अगर बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगी। करंट अगर बढ़ गई, वो अगर यहां से गई
तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, बट ज़ीनर डायोड ऐसा होने नहीं देता। जो करंट बढ़ गई, अगरचे यहां से एडिशनल करंट निकली, वो इसके थ्रू जाएगी, इसके थ्रू जाएगी, यहां से कोई नहीं जाएगी। सर अगर इसके थ्रू करंट गई, इसका वोल्टेज में चेंज होगा? नहीं, बिकॉज ये ब्रेकडाउन में वर्क कर रहा है, तो इसका वोल्टेज स्टिल वही रहेगा। भले ही इसके थ्रू करंट बढ़ गई, वोल्टेज वही रहेगा और आउटपुट वोल्टेज को वो चेंज होने नहीं देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन रेगुलेशन भी। अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज होगी, स्टिल रेगुलेट होगी वोल्टेज, लाइन रेगुलेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, वी कैन हैव लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन में क्या होता है, अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ गई, करंट बढ़ेगी, दिस इंक्रीज्ड करंट passes through diode, this increased current passes through diode without affecting the output voltage, right? Without affecting output voltage, output voltage को वो चेंज होने नहीं देता है। ठीक, इसको हम कहते हैं लाइन रेगुलेशन। दूसरा रेगुलेशन होता है लोड रेगुलेशन। अब सम मान लो ये चेंज नहीं हुआ, सप्लाई वोल्टेज वही है, मान लो लोड रेजिस्टेंस चेंज हो गई, सपोज लोड रेजिस्टेंस होगी कम। लोड रेजिस्टेंस जब कम होगी तो करंट को बढ़ना है, यहां से तो कोई एडिशनल करंट नहीं आएगी। जब लोड रेजिस्टेंस जो है, जब ये लोड रेजिस्टेंस मान लो कम होगी, करंट को बढ़ना है ताकि वीओ कांस्टेंट रहे। सो वीओ कांस्टेंट रखने के लिए, वीओ को कांस्टेंट रखने के लिए आईएल को बढ़ना है, तो वो करंट कहां से आएगी जो बढ़ेगी? वो ज़ीनर डायोड डोनेट कर देता है। ज़ीनर डायोड इसको वो एडिशनल करंट देता है टू कीप इट्स वोल्टेज कांस्टेंट। इसको कहते हैं लोड रेगुलेशन। इट इज कॉल्ड लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन में क्या होता है, अगर आर एल कम हो गया, आई एल हैज टू इंक्रीज, आई एल को बढ़ना है, आई एल को बढ़ना है टू कीप वीओ कांस्टेंट। आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए आई एल को बढ़ना है, विच इज डोनेटेड बाई, जो डोनेट कर देता है, डोनेटेड बाई ज़ीनर डायोड। ये ज़ीनर डायोड डोनेट कर लेता है, राइट। तो हमने क्या सीखा, ज़ीनर डायोड का काम क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन। ये कांस्टेंट वोल्टेज दे देता है। अगर करंट बढ़ गई सप्लाई में से, ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर लोड रेजिस्टेंस कम होगी, इसको करंट की जरूरत पड़ी, ये दे देता है। इन शॉर्ट इट एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब हम देखेंगे ज़ीनर डायोड जो होता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट से। इसी सर्किट पे डायग्राम क्वेश्चन आएगा, वो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। विल गो थ्रू 2 क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक सर्किट दिया गया है, ज़ीनर डायोड का सर्किट दिया गया है। चलिए, यहां पर ये जो है, ये 80 ओम, सॉरी दिस इज 80 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 100 ओम। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और इसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले आप निकालिए आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट, बी पार्ट आप निकालिए लोड के थ्रू करंट कितनी होगी आईएल, आप निकालिए ज़ीनर डायोड के थ्रू करंट कितनी होगी। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज होगी, यानी व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट। तो वी आउटपुट जो होगा दैट इज 5 वोल्ट। पॉइंट नंबर 1। अब इसके थ्रू जो करंट होगी, इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो करंट कितनी होगी V बाय आर। सो व्हाट इज लोड करंट IL, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय आर। So it is output voltage, potential difference, output voltage, that is 5 volt, and what is resistance? It is 100. यानी 5 ones are 520, यानी 1/20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा IL जो है। ओके, अब हमने IZ निकालनी है, ज़ीनर करंट निकालनी है, करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड। बट IZ निकालने के लिए पहले हमें ये करंट निकालनी पड़ेगी। 10 में से 5 वोल्ट इसको मिला, बाकी कितना बचा 5, वो 5 इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है 80, तो करंट निकली हमें I। सो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड I होगा ये वाली करंट, वो होगा 10 - 5 डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस एंड दिस इज 80, यानी 5/80, यानी 5 ones are 5 ones are 5,
ये 3 5 6 30 यानी 1/16 एम्पियर आई करंट। सो आई हैव 1/16, आई एल है 1/20, तो आई जेड कितना होगा, आई ही तो डिवाइड हो रहा है ना, तो आई होगा आई जेड प्लस आई एल, आई होगा आई जेड प्लस आई एल। नाउ हाउ टू फाइंड आई जेड, आई माइनस आई एल will be IZ, Zener current. So Zener current will be, what is I current, I कितनी है, that is 1/16, and what is IZ 1/20। तो जिसको आप जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो शायद 1/80 आता है, सो दिस इज 1/80 एम्पियर करंट। सिंपल, बराबर यही सर्किट डायग्राम होगी, यही क्वेश्चन होगा नीट एग्जाम में। तो हमने करना क्या, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस होगी, उस वोल्टेज के कारण करंट निकलेगी यहाँ से। फिर आई जेड निकालने के लिए पहले आई निकालना पड़ेगा, वो होता है दिस माइनस दिस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, फिर आई होगा आई जेड प्लस आई एल, वहां से आपका आई जेड निकलेगा। चलिए और एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप पास कर लेंगे, फिर आप पहले ट्राई करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन मैच हुआ कि नहीं हुआ। इस बारी रेजिस्टेंस किलो ओम्स में देंगे ताकि करंट मिली एम्पियर्स में आएगी हमारी। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, वी हैव ए सर्किट डायग्राम है, दिस इज रेजिस्टेंस, ये आपका ज़ीनर डायोड, ठीक है। सो यहाँ पे 120 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, दिस इज 5 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। बराबर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है। पहला पार्ट वी हैव टू फाइंड आउटपुट वोल्टेज, दूसरा पार्ट वी हैव टू फाइंड लोड करंट, एंड तीसरा पार्ट वी हैव टू फाइंड ज़ीनर करंट, करंट थ्रू ज़ीनर डायोड। तो आप ये क्वेश्चन पहले पास कर लीजिए, एक बार खुद ट्राई करिए। किलो ओम्स में रेजिस्टेंस है तो मिली एम्पियर्स में करंट आएगी। चलिए ठीक है। नाउ इसके अक्रॉस वोल्टेज है 50 वोल्ट, वही इसके अक्रॉस भी होगा। सो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज, वी आउटपुट दैट इज 50 वोल्ट। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम आपने करना है कि आपको लोड करंट निकालनी है। लोड करंट होगी लोड वोल्टेज बाय लोड रेजिस्टेंस, सो आईएल होगा आउटपुट वोल्टेज 50 है ना इसके अक्रॉस, डिवाइड बाय व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। 0 0 गया तो आंसर मिली एम्पियर्स में आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस आपने किलो ओम्स में पकड़ी हुई है। अच्छा, अब आई जेड निकालना, आई एल तो हो गया। अब आई जेड निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ये आई निकालेंगे। आई किसके बराबर होगा, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी 120 माइनस 50 डिवाइड बाय 5। सो दिस इज 70 बाय 5, 5 1s are 5 1s are 5 5 14 मिली एम्पियर, 14 मिली एम्पियर आई ये वाली करंट, आई 14 मिली एम्पियर। तो बताइए आई किसके बराबर होता है, इट इज आई एल प्लस आई जेड। आई हमने निकाला 14, आई एल भी हमने निकाला 5, तो बस हो गया आई जेड। यहाँ से आई जेड का वैल्यू आएगा 9 मिली एम्पियर, तो बस हो गया काम। तो इट वाज ऑल अबाउट ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें कौन सी बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग। ये ब्रेकडाउन रीजन में यूज होता है। क्यों ब्रेकडाउन रीजन में यूज होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन के टाइम पे भले ही कोई भी करंट क्यों ना हो, वोल्टेज रहती है कांस्टेंट इसके अक्रॉस, ठीक है। इसका काम क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन करना। न्यूमेरिकल्स मैंने दिखाए, ये हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद तीसरा स्पेशल डायोड है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं फोटो डायोड। तो इसमें अभी कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, फोटो डायोड में रिवर्स बायसिंग होती है और ब्रेकडाउन रीजन में हम ये काम में नहीं लाते, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली कौन सी बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। ब्रेकडाउन में हम इसको काम में नहीं लाते हैं। अच्छा, फोटो पे यहीं से हम लाइट डालते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बायस डायोड होता है। जब हम यहीं से लाइट डालेंगे इस पे, तो लाइट के डालने से माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाएंगे, है ना। लाइट हीट की वजह से मेजॉरिटी तो नहीं बढ़ता, वो तो डोपिंग पे डिपेंड करता है। माइनॉरिटी कैसे बढ़ेगी, वो लाइट की वजह से बढ़ते हैं। सो जब रिवर्स बायस डायोड है, हम लाइट डालेंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर करंट बढ़ेगी, रिवर्स करंट बढ़ेगी, तो जिससे कंडक्शन बढ़ जाता है। बस इतना है फोटो डायोड। सो पहला पॉइंट, ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस एंड नॉट इन ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन रीजन में हम इसको वर्क में नहीं लाते।
पॉइंट नंबर 2, इस पे बेसिकली कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा पॉइंट, ये डायोड हम बराबर ऐसे ही दिखाते हैं पर इस पे यहीं से लाइट डालते हैं। लाइट से क्या होगा, ड्यू टू लाइट माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज इन नंबर, माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड कंडक्शन इंक्रीजेस, कंडक्शन बढ़ जाएगा, यानी करंट ज़्यादा बढ़ेगी, फिर हम इससे दूसरे काम ले सकते हैं। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें, वी ग्राफ, ठीक, ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो बेसिकली ऐसा ग्राफ होता है ना, ऐसा, पर चूंकि हम ब्रेकडाउन में इसको ब्रेकडाउन नहीं करवाते तो इसका ग्राफ यहीं तक हम डालते हैं, इधर तक, ठीक है। सो ये ग्राफ है। बट अगर आप अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट भी थोड़ी बढ़ेगी ना, यानी करंट थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आपने और ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी रखी है, करंट यहाँ से करंट है ना, करंट और ज़्यादा होगी। सो अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, I stands for intensity here, ठीक है। सो I3 is greater than I2 is greater than I1, I3 ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। I stands for intensity, this is intensity of incident light। अब यूजेस क्या है, यूजुअली फोटो डायोड को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा लाइट ऑपरेटेड स्विच से होते हैं हमारे पास, जिन पे लाइट डालते हैं वो स्विच होते हैं, उन पे लाइट हम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर रूम जो है लाइट चल जाती है। लाइट ऑपरेटेड स्विच, जो ऐसे स्विच जो लाइट की वजह से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। या ऑप्टो कपलर्स में भी हम यूज़ में लाते हैं। आपने देखा होगा टीवी और रिमोट पे जो नीचे आगे होता है वो एलईडी होता है, बट टीवी पे जो रिसीवर होता है वो फोटो डायोड होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट स्पेशल पर्पस डायोड जो है हमारा, उसको हम कहते हैं सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, ये भी एक डायोड ही होता है, ये डायोड एक्ट करता है सोलर सेल। इसमें सबसे पहला काम है, बायसिंग नहीं होती, इसमें कोई बायसिंग, ना ही फॉरवर्ड बायस ना ही रिवर्स बायस, इसमें बाहर से कुछ वोल्टेज नहीं लगाएंगे, इसको तो वहीं से देना है ना, ये तो सोलर सेल है। तो सोलर सेल में क्या होता है, जब इस पर लाइट गिरती है, लाइट जब गिरती है तो उससे भी माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ते हैं। बट एक पॉइंट याद है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, माइनॉरिटी है, चलो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स द एन साइड। हालांकि जब डायोड बना था इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे एन से पी की ओर, बट सोलर सेल में जब इलेक्ट्रॉन बनता है और होल बनता है, इलेक्ट्रॉन जाता है एन साइड, होल जाता है पी साइड की ओर, ये याद रहे। सो पहला पॉइंट, नो बायसिंग, इसमें कोई बायसिंग नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका सिंबल आप बता सकते हैं, ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, बेसिकली इस पे लाइट गिरती है, ऐसे एक्ट करता है सेल। अच्छा, मान लो ये आपका डायोड था, इसका जो फेस होता है यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है ताकि जंक्शन की ओर लाइट पहुंचे, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये एन साइड और ये पी साइड। जब लाइट गिरती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, होल चला जाता है इधर, इलेक्ट्रॉन चला जाता है इधर, इलेक्ट्रॉन्स मूव, electrons produced due to light move to n side and holes to p side, ये याद है। इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ वो एन साइड की ओर जाता, होल जो जनरेट हुआ वो जाता किधर की ओर, पी साइड। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये नेगेटिव पोलैरिटी गेन कर लेगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी गेन कर लेगा, यानी ये सेल ऐसे बन जाएगी। सपोज ये मान लो ये एक सेल बन गया, अब ये पी एन है, अब की बार एन बनेगा नेगेटिव और पी बनेगा पॉजिटिव, ये एक सेल बन गई। अगर आप बाहर से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी, है कि नहीं। बट अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी बहुत ज़्यादा, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी इनफाइनाइट, तो करंट कितनी जाएगी, इसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट तो ज़ीरो होगी। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे, और वोल्टेज होगी मैक्सिमम, इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। यानी अगर आप वी ग्राफ देखोगे इसका, मान लो यहाँ इनिशियली ये करंट है, ये वोल्टेज है। इनिशियली अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है
तो करंट कितनी है, जीरो, तो करंट है जीरो, वोल्टेज है कुछ, वोल्टेज तो है ना, सो इसको कहते हैं हम ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। बट अगर आप ये रेजिस्टेंस सब कम 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 करते जाओगे, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फाइनली, और अगर फाइनली रेजिस्टेंस आपने कर दी जीरो, करंट हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा शिफ्ट होता है नीचे की ओर। यानी इस टाइम पे जब रेजिस्टेंस क्या हो गई जीरो, करंट क्या हो गई मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम होगी इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, वोल्टेज उस टाइम पे बन जाती है जीरो। स्विचिंग की स्टेट है, अगर आपको पता हो, अगर आपने स्विच पढ़ा हो कभी, स्विचिंग में स्टेट होता है, जब स्विच ऑन होता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, करंट होता है मैक्सिमम, जब स्विच ऑफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, करंट होती है जीरो। तो ये बराबर वही चीज है, यहां पर क्या हो गया, इसमें जो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट स्टेट, क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स मैक्सिमम करंट, और ये वाली कहलाती है ओपन सर्किट स्टेट। यानी इस टाइम पे करंट वोल्टेज कितनी, अच्छा यहां पे लिखूंगा मैं, करंट होगी जीरो, और इस टाइम पे करंट होगी मैक्सिमम और वोल्टेज होगी जीरो। इसको हम ISC भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज और दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट। ये ग्राफ बस आप याद रखना, और याद रखना ये पॉइंट कौन सा होता है, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये कौन सी करंट होती है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर सेल। इसके बाद अब हम आते हैं, हमारे पास एक खास डिवाइस है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। डायोड को हम यूज कर सकते हैं एज रेक्टिफायर। तो आप सोच रहे हो कि रेक्टिफायर आपने पढ़ा हो, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये इसको प्योर DC में कन्वर्ट नहीं करता, ये इसको यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। हम सिखाएंगे यहाँ पे क्या होता है रेक्टिफायर। ए डिवाइस या एक ऐसा सर्किट होता, आप समझो, इट्स ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC into unidirectional pulsating DC। इसको हम कहते हैं क्या, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर जो हमारा होता है, हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, वी कैन हैव हाफ वेव रेक्टिफायर एंड वी कैन हैव फुल वेव रेक्टिफायर। सो दो टाइप्स हैं इसके, एक हमारे पास कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा कौन सा हमारे पास होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी सारी कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, उसके भी क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। सो शॉर्ट में फिलहाल ये एक ऐसा डिवाइस है जो AC को DC बनाएगा। तो पहला जो हमारा है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले हम इसका सर्किट बनाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हम ऐसे दिखाते हैं, पहले हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो डायोड्स है ना, ये लो पावर डिवाइस है, इनको हम हाई वोल्टेज नहीं लगा सकते, ये जल जाएगा, ये लो पावर डिवाइसेस हैं। ठीक है, सो हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, दिस इज अ ट्रांसफार्मर, राइट, और यहाँ पर एक डायोड हम लगा देते हैं, और फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे ये RL है लोड रेजिस्टेंस, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल जाती है इसके अक्रॉस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ज्यूरिंग द, जो हमने इसको AC देनी है, सपोज AC हम दे रहे हैं इसको, बिकॉज इसको AC को DC में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, ज्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ होगा, समझो ये पॉजिटिव है, समझो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P साइड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N साइड, तो डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे रेजिस्टेंस कम होती है, करंट फ्लो करती है, ये कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, सो during positive half of input, डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, देयरफॉर कंडक्ट्स, ये कंडक्ट कर लेगा, यानी आउटपुट में करंट फ्लो करेगी। बट जब नेगेटिव हाफ होगा, नेगेटिव हाफ के दौरान ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, डायोड रिवर्स बायस हो गया, अब की बार ये कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट पे हमें जीरो वोल्टेज मिलेगी, करंट जीरो, कोई फ्लो, बिकॉज रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, करंट जीरो बहुत कम होती है, टेंडिंग टू जीरो।
तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट डायोड क्या है, डायोड है रिवर्स बायस्ड, ठीक है, एंड देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब अगर हम यहां देखेंगे, देखिए क्या क्या होगा। मान लो ये इनपुट है, सपोज ये इनपुट वोल्टेज है हमारी एसी है, इनपुट वर्सेस टाइम। तो आउटपुट जो हमारा होगा, आउटपुट में जब ये पॉजिटिव हाफ था तो डायोड कंडक्ट कर रहा था, तो आउटपुट में भी हमें कुछ मिलेगा। बट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ आउटपुट में जीरो था, तो नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ गायब होगा यहाँ पे, बिकॉज नेगेटिव हाफ के टाइम पे करंट जीरो थी, करंट वाज इक्वल टू जीरो। तो नेगेटिव हाफ गायब, फिर से पॉजिटिव हाफ हमें आउटपुट में मिलेगा, नेगेटिव हाफ गायब, फिर से आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ आ जाएगा। सो इसको, इसलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आउटपुट में हाफ साइकिल्स आते हैं, फुल साइकिल नहीं आता है, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे इसका एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक है, इसका एक साइकिल भी यहाँ से यहाँ तक है, साइकिल हुआ जहाँ से चीज़ रिपीट हो, इसके बाद ये फिर से यहाँ तक रिपीट होगा। तो इसका एक साइकिल यहाँ तक, इसका भी एक साइकिल यहाँ तक। जितनी देर में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया उतनी ही देर में इसने भी अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है सेम एज दैट ऑफ द इनपुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, इसको रिपल फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं, वो होती है सेम एज दैट ऑफ द इनपुट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट पॉइंट आपके सामने, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ इनपुट, ठीक है। क्वेश्चन वहीं पे क्वेश्चन छोटा सा मैं लिख रहा हूं, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, फाइंड रिपल फ्रीक्वेंसी। कोई पूछेगा अब ये रिपल क्या हुआ, रिपल मीन्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज रिपल फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कहो या रिपल फ्रीक्वेंसी कहो, ये होता है सेम एज दैट ऑफ इनपुट। इनपुट फ्रीक्वेंसी 100 है तो रिपल फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव में अगर हम पढ़ेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाती है डबल, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जो डायोड हमारे पास है, ये जो आपका, इसमें कुछ कैलकुलेशंस है, राइट, उन कैलकुलेशंस की ओर हम देखेंगे। और अगर आप यहां देखेंगे एक एसी का एक पैरामीटर तो खत्म हुआ। देखिए करंट रिवर्स हो रही थी, यहां पे अब करंट रिवर्सल नहीं हो रहा, तो कम से कम ये तो काम हो गया। एसी की ये बहुत बड़ी पहचान है करंट रिवर्सल होना, बट आउटपुट में करंट रिवर्सल अब नहीं हो रहा। हालांकि वोल्टेज कांस्टेंट भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बट रिवर्स तो नहीं हो रही है ना। तो इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। इट इज नॉट प्योर डीसी, प्योर डीसी तो स्ट्रेट होती है, इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये एसी नहीं है बिकॉज करंट डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमारा आउटपुट अब आया, आउटपुट ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। ये आउटपुट में हम कुछ वैल्यूज डिफाइन करेंगे। पहला एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। ये जो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, मैं यहीं पे इनफैक्ट लिख सकता हूँ, इसका एवरेज वैल्यू होता है आई नॉट बाई पाई। ये याद रखना, ये जो हमें आउटपुट मिला, ये जो आउटपुट मिला, इसका एवरेज वैल्यू कितना, आई नॉट बाई पाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका आरएमएस वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, वो होता है आई नॉट बाई 2। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी पड़ेंगी, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो ये मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर डिफाइन करेंगे। आउटपुट में पहले डीसी पावर, डीसी के लिए हम एवरेज करंट लेते हैं। सो पहला पॉइंट, आउटपुट डीसी पावर, पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो पीडीसी में लिखूंगा, ये आउटपुट में डीसी पावर है, आई स्क्वायर आर, बट कौन सा करंट स्क्वायर, आई एवरेज स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सी है, आर एल, ठीक है। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज आई एवरेज, आई नॉट बाई पाई का स्क्वायर, ये बनेगा
आई नॉट स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल। सो दिस इज आउटपुट डीसी पावर। अच्छा, इनपुट की अगर हम बात करेंगे, मैं लिखूंगा इनपुट एसी पावर। इनपुट सर्किट में दोनों की रेजिस्टेंस आती है, डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी और आउटपुट रेजिस्टेंस भी। इनपुट एसी पावर, अब एसी है, एसी का मतलब हम आरएमएस करंट लेंगे। सो इनपुट एसी पावर जो होगा दैट विल बी आई आर एम एस स्क्वायर। अब की बात चूंकि इनपुट है, इनपुट में सारी रेजिस्टेंस सर्किट की आएगी, आर एफ प्लस आर एल। आर एफ मीन्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, आर एफ प्लस आर एल, राइट। ये हुआ इनपुट एसी पावर। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे आई आर एम एस का, वो बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 4, शाबाश, आर एल प्लस आर एफ। ये आउटपुट डीसी पावर और इनपुट एसी पावर के रेशो को हम कहते हैं एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ द डायोड। एफिशिएंसी होती है आउटपुट डीसी पावर बाय इनपुट एसी पावर। सो व्हाट इज आउटपुट डीसी पावर? आई नॉट स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई व्हाट इज इनपुट एसी पावर? आई नॉट स्क्वायर बाई 4 आर एल प्लस आर एफ। ठीक है, तो जब ये कटेगा आई नॉट स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 4 बाई पाई स्क्वायर आर एल बाई आर एल प्लस आर एफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, ये ना ये एफिशिएंसी किसके बराबर होती है। बट नीट एग्जाम में ये थोड़ा मुश्किल ही है, ये चीज़ें आएंगी, बट आपको ये पता होनी चाहिए पहले। नीट एग्जाम में क्या आएगा वो भी मैं भी बताऊंगा। हमें क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। एफिशिएंसी तब मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी मैक्सिमम होना हुआ कि एसी डीसी में कितना कन्वर्ट हो रहा है। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होगी जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड की 0 होगी। मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड हैज टू बी टेकन 0। तो व्हाट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी उस टाइम पे क्या आएगी? ये तो 0 हो गया, आर एल कटेगा यानी 4 बाई पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 0.046 या 0.46 ये बन जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको 0.462, अब अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 46.2%. So this is the maximum efficiency of half wave rectifier. 40.6. 0.406, यानी जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इट कम्स इक्वल टू 40.6%। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? 40.6%, यानी 40% ऑफ द एसी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डीसी, राइट। सो इसकी एफिशिएंसी हो गई। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ डायोड इस हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होगी अगर ये दो बराबर होंगे? मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब ये 0, अगर ये दो बराबर होंगे तो आर एल और आर एफ बराबर होंगे, ये बनेगा ट्वाइस आर एल जाएगा 4/2, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर क्या, फॉर आर एल इज इक्वल टू आर एफ, डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अगर लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगी उस टाइम पे एफिशिएंसी इसका भी हाफ होगा, यानी 20.3%। बट दिस इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट ये है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 40.6%, राइट। अच्छा, अब इसके बाद और एक दो चीज़ें इसमें आती है। एक तो हमारे पास आता है रिपल फैक्टर, इसमें आता है फोर्थ चीज़ रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर हमें क्या देता है? ये हमें देता है आउटपुट में एसी कंपोनेंट कितना है। इट गिव्स द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन आउटपुट। ये आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे। रिपल फैक्टर क्या देता है? इट गिव्स अमाउंट ऑफ एसी इन द आउटपुट। आउटपुट में अब एसी कंपोनेंट थोड़ा सा तो है ना इसमें, तो वो कितना कंपोनेंट? तो रिपल फैक्टर जो होता है इसकी फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ IRMS बाई IDC होल स्क्वायर -1। जब आप RMS वैल्यू पुट करोगे, DC वैल्यू इसका पुट करोगे, इट कम्स इक्वल टू 1.21। तो ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। तो अब शॉर्ट में अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, बताइए हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट जो हमारा होता है उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? I0/π। उसका RMS वैल्यू क्या होता है? I0/2, राइट। PDC क्या होता है? PDC आउटपुट DC पावर IDC स्क्वायर RL, यानी I एवरेज स्क्वायर RL, राइट। इनपुट AC पावर क्या होता है? IRMS स्क्वायर RF प्लस RL। इनके रेशो को कहते हैं एफिशिएंसी। अगर ये चीज़ें आप याद रखोगे भी नहीं चलेगा, बट एफिशिएंसी की ये फॉर्मूला याद रखना, 4/π स्क्वायर RL/RL प्लस RF। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है? जब RF होता है 0। कितनी होती है? 4/π स्क्वायर, 0.406, 40.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। रिपल फैक्टर कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का? 1.21। इसमें और एक चीज़ भी है, और एक फैक्टर भी जिसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर।
अगर आपने एसी पढ़ा है, एसी में हम ये पढ़ते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर होता है, ये रेशियो होता है इसका IRMS बाय IDC। IRMS बाय IDC को हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS यहाँ पे कितना, I0/2 एंड व्हाट इज IDC, IDC मींस आई एवरेज वैल्यू, I0/pi, I0/2 डिवाइड बाई I0/pi। ठीक है, I0 कटेगा, आंसर आएगा π/2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आप इसका 3.1514 वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाई 2 1.57, फॉर्म फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर को होता है 1.57 के बराबर। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। अब जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स लगे होते हैं, बट आई थिंक आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो इसका और एक चौथा लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही है। फुल वेव रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 टाइप्स आते हैं, सेंटर टैपर्ड रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। वो 2 हम पढ़ेंगे। उसी के साथ हम उसी लेक्चर में ही ट्रांजिस्टर्स हम स्टार्ट करेंगे, और ट्रांजिस्टर्स के बाद फिर और एक लेक्चर लगेगा ट्रांजिस्टर का, तो ख़त्म हो जाएगा वो भी। फिर हमारे पास लॉजिक गेट्स है। जैसा मैंने कहा था 5 से 6 लेक्चर्स तक हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो वीडियोस देखते रहें, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते रहें। हाँ, मैं आपको एक इसका असाइनमेंट भी उसके आपके लोगों के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, वो असाइनमेंट भी। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, एक तो वैक लेक्चर सुनेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, घर में ऑब्जेक्टिव बुक होगी वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।